हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं स्टैट्यूटरी अपडेट जो दिसंबर 2021 के एग्ज़ाम के लिए और उसके बाद के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसे हम दो हिस्सों में करेंगे। पहले हिस्से में वो अपडेट्स करेंगे जो सीए, सीएमए, सीएस, इंटरमीडिएट स्टूडेंट, फाइनल स्टूडेंट सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सैलरी का ये हिस्सा सेक्शन 17 to 7 और 17 to 7A और उससे रिलेटेड रूल्स। और दूसरे हिस्से में जो दूसरा वीडियो मैं तैयार करूंगा उसमें उस अपडेट्स की बात करेंगे जो सिर्फ सीए, सीएमए, सीएस फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। जैसे सेकंड पार्ट में हम करेंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन में जो चेंज है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट में हम ले रहे हैं सैलरी। सैलरी में एक अपडेट है, स्टैट्यूटरी अपडेट 17 to 7A जो परक्विजिट्स को बिलोंग करता है उससे रिलेटेड एक रूल इंसर्ट हुआ था 2021 में मार्च के महीने में नोटिफिकेशन के जरिए। वो हम आज डिस्कस करेंगे और उसके साथ इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, वो भी हम कर लेंगे डिस्कस। और उसके साथ एक और कर लेंगे पीजीबीपी का छोटा सा हिस्सा, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज अब किया जा सकता है। चलिए पहले हम सैलरी वाले हिस्से को उठाते हैं। सैलरी का मैं क्वेश्चन आंसर रिवीजन वीडियो भी डाल रहा हूं, तो ये उससे कनेक्टेड ही होगा, उसमें हम अलग से उसको डिस्कस नहीं करेंगे, आप यहां से देख सकते हो उसको। ठीक है, सबसे पहले मैं प्रोविजन पर आता हूं। पहले आपको थोड़ा प्रोविजन की ब्रीफिंग कराता हूं। प्रोविजन की ब्रीफिंग क्या है देखिएगा जरा। ये है हमारा प्रोविजन। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 परक्विजिट्स डिफाइन करता है, जिसमें क्लॉज नंबर 7 और क्लॉज नंबर 7A 2020 फाइनेंस एक्ट से इंसर्ट हुआ था। इसमें क्या लिखा हुआ है? आरपीएफ, एनपीएस, आरपीएफ, एनपीएस और अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, इसको इन्होंने नाम दिया है स्पेसिफाइड फंड्स। स्पेसिफाइड फंड्स, देखो इससे रिलेटेड जो भी आप नियम जानते हो उसमें चेंज नहीं है। जैसे आप आरपीएफ में जानते हो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सैलरी के 12% से एक्सेस होने पर टैक्सेबल है, तो वो टैक्सेबल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आप ब्याज जानते हो 9.5% के ऊपर अगर आएगा तो वो टैक्सेबल है, तो वो टैक्सेबल है सैलरी हेड में। सुपर एनुएशन फंड अप्रूव्ड है तो फुल्ली एग्जम्प्टेड है। रिटायरमेंट पर सुपर एनुएशन फंड फुल्ली एग्जम्प्टेड है। आरपीएफ 5 साल के कंप्लीशन पर फुल्ली एग्जम्प्टेड है। वो सारे नियम अपनी जगह हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। एनपीएस को भी आपने पढ़ा होगा कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पहले सैलरी में ऐड होता है, फिर 80CCD में उसका डिडक्शन आप ले सकते हो। तो जो नियम आप जानते हो इन फंड्स से रिलेटेड वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब नई चीज क्या है वो सुनिए। फाइनेंस एक्ट 2020 में यह कहा गया कि इन तीनों फंड में मिलाकर अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉई का नहीं, एम्प्लॉयर का, अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन तीनों फंड में मिलाकर ड्यूरिंग द ईयर 7.5 लाख रुपए से ज्यादा होता है, मान लेते हैं 8 लाख रुपए तीनों फंड में मिलाकर कंट्रीब्यूशन है, तीनों फंड में अग्रीगेट, तो जो 50,000 एक्सेस गया दैट विल बिकम परक्विजिट्स एंड टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। तो जो भी 7.5 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करेगा तीनों फंड में अग्रीगेट, वो परक्विजिट्स बन जाएगा 17 to 7 का। और इससे रिलेटेड कोई स्टैट्यूटरी अपडेट हम डिस्कस भी नहीं कर रहे। आपको अगर मैं दिखाऊं कि हम जो बात कर रहे थे स्टैट्यूटरी अपडेट की, वो इससे रिलेटेड नहीं है। आप चेक करेंगे तो स्टैट्यूटरी अपडेट इससे रिलेटेड नहीं है, ये तो कुछ और है।
ये तो 17-7A है। तो 17-7 क्या है साहब, वो हमने डिस्कस कर लिया। बताइए क्या है। 3 फंड्स जिसका नाम है आरपीएफ, एनपीएस और एसएएफ, इन तीनों फंड को हमने नाम दिया स्पेसिफाइड फंड। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द ईयर 7.5 लाख से ज्यादा अगर होता है तो एक्सेस अमाउंट विल बिकम परक्विजिट्स एंड टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। ये हमारा हो गया 17-7। अब हम बात करें 17-7A क्या है। 17-7A बोल तो गए थे 2020 के बजट में, लेकिन समझ उस समय ही आ गया था सबको कि इनके बोलने से बात नहीं बनेगी, फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। ये बोल गए थे कि जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन परक्विजिट्स बनाना, उसके ऊपर जो ब्याज आएगा वो भी परक्विजिट्स माना जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पर एक एम्प्लॉयर तीनों फंड में टोटल मिलाकर एक साल में 8 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करता है, तो 50,000 परक्विजिट्स बन गया 17-7 में। ठीक है, अब 17-7A कहता है कि 50,000 के ऊपर जो ब्याज आएगा मे बी वो डिविडेंड के नाम से आए, जैसे कि एनपीएस में डिविडेंड पॉसिबल है शब्द का इस्तेमाल किया जाए। तो इन्होंने कहा कोई भी नाम हो, चाहे वो डिविडेंड का नाम हो, इनकम का नाम हो, कोई भी नाम हो, किसी भी नाम से बोला जाए, जो उसके ऊपर इनकम अक्रेशन है, जो इनकम उसके ऊपर आएगा 50,000 पर, वो भी परक्विजिट्स माना जाएगा। अब आप सोच सकते हो कि ये है तो बड़ा सिंपल। ठीक है, 50,000 के ऊपर जो भी ब्याज आएगा वो परक्विजिट्स बन जाएगा। इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल यह है कि ये किसी एक वर्ष के लिए तो है नहीं। अब हर साल आप कंट्रीब्यूट करते जा रहे हो, और मान लीजिए कि 8वें साल हम परक्विजिट्स निकाल रहे हैं, तो पीछे 7 साल में जो भी परक्विजिट्स बना 7.5 लाख के ऊपर, उसका भी ब्याज 8वें साल के परक्विजिट्स में आएगा। तो हो गया ना कॉम्प्लिकेटेड। इसके लिए इनको एक फॉर्मूला तैयार करना था, उन्होंने फॉर्मूला तैयार किया भी। ये फॉर्मूला उन्होंने तैयार किया, रूल इंसर्ट किया है इन्होंने 3B, है ना, और ये नोटिफिकेशन से आया है, नोटिफिकेशन 11/2021 से। और इस नोटिफिकेशन में इन्होंने एक फॉर्मूला हमें सजेस्ट किया। इस फॉर्मूले के ऊपर एग्जाम्पल भी सीए इंस्टीट्यूट में जो मैंने ये लिया है, ये सीए इंस्टीट्यूट का है। सीए फाइनल में जो स्टैट्यूटरी अपडेट है वो मैंने उठाया, उससे इंटर का भी काम चल जाता है तो वही उठा लिया। ठीक है, तो सभी के लिए सीए, सीएमए, सीएस सब के लिए एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल है, सबके लिए काम आएगा। लेकिन इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है अपकमिंग एग्जाम के लिए तो ठीक है। दिसंबर में जो एग्जाम होंगे, सीए के भी होंगे, सीएमए के भी होंगे, सीएस के भी होंगे, तो दिसंबर में जो एग्जाम होंगे उसके लिए तो ये फॉर्मूला चल जाएगा। जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया है वो एग्जाम्पल तो चल जाएगा। लेकिन आने वाले वर्षों में, अगले साल 22 में, 23 में, 24 में, तब क्या होगा? जब 2-3 साल इस प्रोविजन को गुजर जाएंगे, तब क्या होगा? तब ये एग्जाम्पल काम नहीं आएगा। तो मैंने इसके साथ साथ दूसरी चीज भी समझाने की कोशिश की है आज, वो देखते हैं आप कितना समझ पाते हो। इस फॉर्मूले को भी कोशिश कर रहा हूं मैं कि लॉजिकली आपको समझा दूं, अदरवाइज तो याद ही करना पड़ेगा, है ना। तो आपको घबराना नहीं है, आप इसे छोड़कर मत जाओ एग्जाम में, क्योंकि बहुत छोटा हिस्सा है, एग्जाम में आएगा भी तो बिल्कुल एज इट इज आप आंसर करके पूरे मार्क्स ले लो। तो इसको छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगली 10 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि इसे समझा दूं, देखते हैं कितना समय लगता है। चलिए, तो मैटर आपको समझ आया, मैं दोबारा समझा देता हूं। हम डिस्कशन 17-7A कर रहे हैं, 17-7 नहीं कर रहे। यहां पर देखिए, मैंने ये इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को जो क्लास नोट्स मैंने लिखवाए थे वो मैंने ले लिया है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पहले 2019-20 तक क्या होता था, सुपर एन्युएशन फंड में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख से ऊपर जाता था वो परक्विजिट्स बनता था। ये 19-20 प्रीवियस ईयर तक के लिए नियम थे, ये तो हो गए पुराने। ये फाइनेंस एक्ट 2020 से आया, जो कहता है कि स्पेसिफाइड फंड्स, इन तीनों को बुलाकर हम कहते हैं स्पेसिफाइड फंड। इसमें जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 7.5 लाख तक, उस पर उसे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, उसे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन 7.5 लाख से जो ऊपर होगा वो परक्विजिट्स मान लिया जाएगा, वो परक्विजिट्स मान लिया जाएगा। ठीक है,
7, क्लॉज नंबर 7, क्लॉज नंबर 7 ए जो हमारे आज का हॉट टॉपिक है 7A। 7A कहता है कि इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख। मतलब बात क्या हो गई कि 7.5 लाख के ऊपर जो परक्विजिट्स बना ना 7 में, क्लॉज नंबर 7 में जो परक्विजिट्स बना उस पे जो इनकम अक्रेशन है वो भी परक्विजिट्स है। क्लियर है? तो हमारा डिस्कशन फिर से बता देता हूं। एग्जामिनर अगर पूछता है आपको कि परक्विजिट्स कितना टैक्सेबल है तो आप सिर्फ 7A मत करिएगा, 7 और 7A दोनों कीजिएगा। यहां पर एग्जाम्पल में देखिएगा यही गलती हुई। आप परक्विजिट्स कितना माना जाएगा, सिर्फ अगर एग्जामिनर कहता है कि 7A का परक्विजिट्स कितना बनेगा, सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 7A का कितना परक्विजिट्स बनेगा, फिर तो आप सिर्फ 7A को डील करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है टैक्सेबल परक्विजिट्स बताएं तो 7 और 7A दोनों को जोड़कर बताना है। चलिए सर अब आप हमें समझाइए, फॉर्मूला भी समझाइए, इधर उधर की बातें बहुत कर ली। देखो साहब फॉर्मूला तो कुछ इस प्रकार से है, फॉर्मूला तो है बहुत टेढ़ा ना, टेढ़ा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है वो जरा समझिए। उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये एग्जांपल जो इन्होंने दिया है, एग्जांपल है कि एक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये एग्जांपल सी इंस्टीट्यूट का ही है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 8.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए हैं 2021 में टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। मैं मानता हूं आरपीएफ, एसएएफ और एनपीएस सबको मिलाकर, भाई स्पेसिफाइड फंड है, ठीक है। आगे लिखा है मिस्टर ए के लिए, मिस्टर ए भी इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब बताया जा रहा है 2021, ध्यान से देखिए क्या बताया जा रहा है, 2020 यानी कि प्रीवियस ईयर 2021 का ओपनिंग बैलेंस स्पेसिफाइड फंड, मैं वर्ड यूज करूंगा स्पेसिफाइड फंड क्योंकि तीनों फंड को मिलाकर हम डिस्कस कर रहे हैं। स्पेसिफाइड फंड का ओपनिंग बैलेंस 32 लाख है। पूरे साल में जो ब्याज अक्रू हुआ है वो 3,44,000, वो 3,44,250 रुपए है। आपको टैक्सेबल परक्विजिट 7A निकालना है। देखिए एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, 7A। मान लीजिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया 7A, तो फिर आप सिर्फ 7A निकालें। लेकिन अगर वो कह रहा है 17(2), 7 और 7A दोनों निकालिए या टैक्सेबल परक्विजिट निकालिए, तो मुझे दोनों करना पड़ेगा। देखिए अब मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं एग्जाम्पल। मान लेते हैं ये 2020-21 है और ये 22 है और ये 23 है। मैंने एग्जाम्पल को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, जो एग्जाम्पल आपको दिखाया उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है। कंट्रीब्यूशन कितना है सर पूरे साल में स्पेसिफाइड फंड में, 8.5 लाख। मैं अज्यूम कर लेता हूं एवरी ईयर 8.5 लाख है। एम्प्लॉयर का भी है और एम्प्लॉय का भी है, दोनों एक साथ ले रहा हूं, दोनों का अलग अलग 8.5 लाख 8.5 लाख है। और इस डेट को ओपनिंग बैलेंस 32 लाख रुपए है। क्वेश्चन से उठा लिया मैंने। अच्छा, यहां पर जो ब्याज या इनकम इस फंड के बैलेंस पर अक्रू हुआ, अब आप भी जानते हो पूरे साल में जो ब्याज अक्रू होगा वो सिर्फ ओपनिंग पे तो होगा नहीं, क्योंकि 8.5 लाख हर महीने जा रहा है, मतलब 8.5 लाख पर मंथ नहीं है, पूरे साल का है। लेकिन कंट्रीब्यूशन तो फंड में पर मंथ जा रहा है, जमा तो हर महीने हो रहा है ना। इसका 8.5 लाख डिवाइडेड बाई 12 कर लीजिए, तो हर महीने जा रहा है ना, तो ब्याज तो उसी हिसाब से अक्रू होगा। ये जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ है कितना हुआ है, 3,44,250, 3,44,250। अब हमें क्या निकालना है साहब बताइए। हम सिर्फ अभी प्रीवियस ईयर 2020-21 डिस्कस कर रहे हैं। आप इसे कॉपी करने के बजाय पहले समझ लीजिए। ये तो YouTube में वीडियो अपलोड किया है मैंने, आप इसे बैक करके वापस लिख भी सकते हो, तो अभी पहले समझ लो। प्रीवियस ईयर 20-21 में अगर मैं कहूं आपसे कि 17,2,7 कितना आएगा, तो आप क्या बोलोगे, 1 लाख रुपए। अग्री और नॉट?
1,00,000 रुपए। अब मैं तुमसे कहता हूं कि 17(2)(7)(a) वर्कआउट करो। 17(2)(7)(a) वर्कआउट करो, ठीक है। अब 17(2)(7)(a) कैसे वर्कआउट हो रहा है, इन्होंने एक लंबा फॉर्मूला बनाया है। इस फॉर्मूले को मैं 2 हिस्सों में बांट देता हूं। इस लंबे फॉर्मूले को मैं 2 हिस्सों में बांट रहा हूं दोस्त। एक ये वाला हिस्सा, फॉर्मूला याद कराना है ना लॉजिकली, और दूसरा ये वाला हिस्सा। मैं अभी पहले हिस्से पर हूं। पहला हिस्सा कहता है कि करंट ईयर में जितना 17(2)(7) टैक्सेबल हुआ, करंट ईयर में, लॉजिक, फॉर्मूले को भाषा दे रहा हूं। करंट ईयर क्या है, 2021, अभी हम 2021 ले रहे हैं। करंट ईयर में जितना 17(2)(7) टैक्सेबल हुआ उसके ऊपर ब्याज। करंट ईयर में जितना 17(2)(7) टैक्सेबल हुआ, हां 1,00,000 हुआ, उसके ऊपर ब्याज। अब इसके ऊपर ब्याज कैसे निकालिएगा भाई, मंथली जा रहा है, आपको नहीं पता, तो इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला निकाला कि अगर पूरे साल में 1,00,000 रुपए इवनली जा रहा है, जमा हो रहा है, पूरे साल में अगर 1,00,000 इवनली जमा हो रहा है, तो 1,00,000 पे तो ब्याज नहीं होना चाहिए। फिर उसका एवरेज निकाला गया, और एवरेज क्या होगा साहब, 1,00,000 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी को इन्होंने क्या नाम दिया है, सुनिएगा, इसी को इन्होंने क्या नाम दिया है, इन्होंने नाम दिया है पीसी। पीसी मतलब प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन विच इज टैक्सेबल अंडर 17(2)(7), इन्होंने नाम दिया है पीसी। देखिएगा भाषा, प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो 17(2)(7) में टैक्सेबल है, मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया, इन्होंने लिखा है जो 7.5 लाख के ऊपर है, ऑब्वियस है, जो 17(2)(7) में टैक्सेबल है। तो ये रहा मेरे दोस्त पीसी, जो 17(2)(7) में टैक्सेबल है, 1,00,000 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई रेट, तो डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई रेट, तो पीसी कितना हो गया सर, 1,00,000। पीसी का क्या मतलब हो गया, पीसी का मतलब हो गया जो इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 17(2)(7) में टैक्सेबल है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई रेट। अब हमें रेट कहां से लाना है, उसे जरा मैं 1 मिनट के लिए स्किप कर देता हूं। R इज इक्वल टू रेट, तो मैंने रेट को स्किप कर दिया। वैसे रेट भी बड़ा आसानी से आप ला सकते हो, आपको पता है कितना आ रहा है, हम उस पर भी अभी आएंगे, तो फिलहाल इसको मैं छोड़ देता हूं। तो बताइए, हमने फॉर्मूले को 2 हिस्सों में बांटा, एक हिस्सा हमने कर दिया डिस्कस, क्योंकि मुझे 1,00,000 पर ब्याज निकालना था। मैंने क्या किया, पीसी डिवाइडेड बाई 2 यानी एवरेज ले लिया और एवरेज को रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। बताइए इस हिस्से को हम क्या नाम दे, इस हिस्से को हम नाम दे सकते हैं कि करंट ईयर में जितना 17(2)(7) टैक्सेबल हुआ उसके ऊपर इनकम। ठीक है, अब दूसरी तरफ हम सेकंड पार्ट में जाते हैं। सेकंड पार्ट कहता है 2020 के बाद 17(2)(7) और 17(2)(7)(a), 17(2)(7) के वजह से जो भी इनकम टैक्सेबल हुई उन सब का ब्याज तो ये भी करंट ईयर का है। सर कुछ नहीं समझ आया, चलो समझाने का तो मैंने जिम्मा ले लिया तो समझा ही दूंगा। जैसे दोस्त मैं यहां की बात कर रहा हूं, जरा सोचना, मैं यहां की बात कर रहा हूं, यहां भी तो मैं अगर फॉर्मूले के आधे हिस्से की बात करूं तो यहां भी तो 1,00,000 रुपए, अगर मैं यहां पर मैं आपको कह दूं कि मैं प्रीवियस ईयर 22-23 की बात कर रहा हूं, तो प्रीवियस ईयर 22-23 में 17(2)(7) कितना है दोस्त, 1,00,000 ही तो होगा, क्योंकि 8.5 लाख हर साल के लिए डिस्कस कर लिया मैंने। अब मैं 17(2)(7)(a) का
आधा हिस्सा अगर मैं लेता हूं, जिसको मैं कहता हूं पीसी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई रेट, तो ये वही तो आएगा, ये वही आएगा 50,000, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई आर, आएगा ना यही। लेकिन ये तो सिर्फ हमने क्या निकाला, 22-23 में जो 17,2,7 बना उसके ऊपर कितनी इनकम आई, वो परक्विजिट्स बना। लेकिन 21-22 में, 20-21 में, 20-21 से पहले क्यों नहीं, कि 20-21 से पहले ये क्लॉज ही नहीं था। तो 1 अप्रैल 2020 के बाद जिस जिस वर्ष में 17(2)(7 और 17(2)(7)(a के वजह से परक्विजिट्स टैक्सेबल हो रहा है, उन सब पर कितना ब्याज हमको चाहिए, उन सब पर भी तो इनकम अक्रू होगा। 22-23 में हम टैक्सेबल परक्विजिट्स 17,2,7 के 2 हिस्से कर देंगे। एक इस वर्ष में जो 17,2,7 के ऊपर ब्याज आया, और जो अब तक पीछे के वर्षों में, 2 वर्षों में 17,2,7 और 17,2,7A, वो दोनों जो टैक्सेबल हुआ, उस पर इस साल कितना ब्याज आया, ब्याज तो इसी साल का निकाल रहे हैं। इसीलिए बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को इस फॉर्मूले में दिक्कत है। वो दिक्कत इसी वजह से है। किस वजह से दिक्कत है साहब? वो दिक्कत दूसरे फॉर्मूले की वजह से है। मतलब पहले हिस्से में दिक्कत नहीं है, दूसरे हिस्से में दिक्कत है कि ये क्या मुसीबत है, ये मुसीबत है। सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट क्या है, मैं उस पर भी आ जाता हूं। अभी आर को अभी इग्नोर कर देते हैं, आर अभी इग्नोर कर देते हैं। पहला पार्ट, जैसे कि मैंने 20-21 में पहला पार्ट ले लिया, ठीक है। अच्छा, आर को ज्यादा इग्नोर करेंगे तो अमाउंट नहीं आएगा ना, अमाउंट भी लाना जरूरी है। चलिए तो आर भी निकाल लेते हैं। आर का फॉर्मूला इन्होंने क्या दिया है वो सुनिए। इन्होंने कहा है आर का फॉर्मूला होगा पूरे साल में जो इनकम अक्रू हो रही है अमाउंट में, पूरे साल में जो इनकम अक्रू हो रही है अमाउंट में 344,250, 344,250 डिवाइडेड बाई एफ एवरेज। अब ये क्या है साहब, एफ एवरेज कह रहे हैं अमाउंट और अग्रीगेट अमाउंट ऑफ बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ स्पेसिफाइड फंड ऑन फर्स्ट डे, किसी भी ईयर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट डे, प्लस जितना उस साल इनकम आया, प्लस जितना आपने अग्रीगेट उसमें कंट्रीब्यूशन किया, तो क्लोजिंग हो गया ना, डिवाइडेड बाई 2। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं साहब। एक बात बताइए, 20-21 में स्पेसिफाइड फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है? सर 32 लाख है। मुझे क्लोजिंग बैलेंस बताओ। सर क्लोजिंग बैलेंस होगा 32 लाख प्लस इस साल का जो ब्याज आ रहा है वो आ जाएगा। अच्छा, और कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा? अच्छा, कंट्रीब्यूशन सर 7.5 लाख के ऊपर। ये क्या बकवास है, पूरे 8.5 लाख आएगा भाई। हम निकाल रहे हैं फंड का, फंड यानी बैंक, स्पेसिफाइड फंड यानी बैंक बैलेंस निकाल रहे हैं भाई। बैंक बैलेंस 32 लाख था, इंप्लॉयर ने पूरे साल में 8.5 लाख दिया, इंप्लॉय ने भी 8.5 लाख दिया, 17 लाख हो गया ना भाई। तो 17 लाख भी तो ऐड करोगे, और इस साल कितना ब्याज इसको मिला वो, ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है दोस्त। जरा हम निकालें क्लोजिंग बैलेंस। 32 लाख प्लस 17 लाख प्लस 344,250, 52,44,250। अब मुझे ब्याज का प्रतिशत निकालना है। ये जो ब्याज है ना, ये किस रेट से मिला, ये निकालना चाह रहे हैं। तो बड़ा सिंपल है, मैं ओपनिंग और क्लोजिंग को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देता हूं, ये एवरेज आ जाएगा। और इस ब्याज को, यही तो है वो ब्याज। आर का क्या मतलब लिया इन्होंने आर का मतलब क्या लिया, आई अपॉन एफ एवरेज मल्टीप्लाई 100 करना, मतलब उसमें ठीक नहीं लगा, मतलब तो 100 है ही। चलिए तो आई कितना है, 344,250 डिवाइडेड बाई एफ एवरेज कितना आया साहब, 52,44,250 में निकाल चुका था, 32 लाख और जोड़ देता हूं, डिवाइडेड बाई 2, 42,22,125 मल्टीप्लाई 100 करो तो भी ठीक, नहीं करो तो फ्रैक्शन में आएगा, नहीं करो तो फ्रैक्शन में आएगा, और कोई बात है नहीं।
चलिए इसको मेमोरी में डाल देते हैं, डिवाइडेड बाई, ये आ गया 8.153%, 8.135%। इन्होंने इसको जो आंसर में करा होगा ना, उन्होंने फ्रैक्शन में किया होगा, जरा देखिए तो। ये देखिए, ये इन्होंने ये फ्रैक्शन में किया ना, ठीक है। आप बस मेरे हिसाब से चलते रहिए, मैं आपको फॉर्मूले को बहुत सिंपल तरीके से समझा भी दूंगा, फिर याद करना तो ये आपके ऊपर है, याद तो हो ही जाना चाहिए आपको, ठीक है सर। तो ये आर का मतलब समझा दिया आपको। चलिए अब इस रेट से मुझे बताइए कि प्रीवियस ईयर, मैं दोबारा से लिख रहा हूं, प्रीवियस ईयर 20-21, मैं ये दोबारा से लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, 17/2/7, 17/2/7 कितना आया? 1 लाख। इसे मत भूलिएगा बेटा, ये तो अलग से है, इसके लिए कोई नया अपडेशन नहीं है, ये तो 2020 के बजट में आ ही गया था। 17/2/7A ये कितना होगा? इसके दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी अगले साल से चालू होगा, 21-22 से पार्ट बी चालू हो जाएगा। अगर हम 20-21 के लिए पार्ट बी निकालेंगे तो वो शून्य आएगा, 0 आएगा। इसलिए पार्ट बी अभी फिलहाल मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन बताऊंगा अभी, ताकि आगे के लिए कभी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए चाहिए, वैसे तो इन सब के फॉर्मूले बन जाने हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए चाहिए तो वो आपको पता हो। ए कितना आ रहा है साहब? 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 8.153%, 50,000 मल्टीप्लाई 8.1, ये आ रहा है 4077। कितना आ रहा है? 4077। अगर मैं इनसे चलूं, इनके आंसर से, तो ये आंसर टैली हो रहा है 4077। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट ईयर में, तब बात समझ आएगी आपको। नेक्स्ट फॉर्मूला, आधा फॉर्मूला जो कराया और आधा छोड़ दिया, तो उस आधे को अगले साल हम मजे लेते हैं। अगले साल कैसे सर? देखो, अगले साल मजे लेने के लिए मुझे कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, जैसे इस साल का ब्याज कितना। अब या तो आप हमें बता दो ब्याज कितना, क्वेश्चन में जैसे बताया 344,250, नहीं बताओगे तो मैं भी निकाल सकता हूं ब्याज कितना। निकालूं भाई? ओपनिंग मैंने ले लिया 52,44,250 प्लस 17 लाख, लेकिन उस ब्याज की कैलकुलेशन में ब्याज पे भी ब्याज आना है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आएगी कि ब्याज कितना। हम एक अजम्पशन लेकर आपको समझा देते हैं, ठीक है ना। अज्यूम कर लीजिए, अज्यूम करा रहा हूं, अज्यूम कर लीजिए कि ब्याज है 5,65,000। अज्यूम कर लीजिए कि ब्याज है 5,65,000 अगले साल का। जैसे 344,250 था, वैसे अगले साल का ब्याज 5,65,000 है। सर ये हम अभी तो अज्यूम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में तो जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे, प्रीवियस ईयर गुजर चुका होगा आईटीआर के लिए, और हमें पता होगा एक्चुअल ब्याज कितना है। वो तो फंड से हमें पता चल जाएगा एक्चुअल ब्याज कितना वो दे रहे हैं, और उस पर निर्भर होंगे। तो अज्यूम कर रहे हैं कि 5,65,000 का एक्चुअल ब्याज है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। अब 2021-22 में दो चीजें आएंगी। प्रीवियस ईयर 2021-22, पहले 17/2/7 1 लाख, दूसरा 17/2/7A। इसके दो पार्ट, पार्ट ए, जिस पार्ट ए का फॉर्मूला क्या था? PC/2 मल्टीप्लाई रेट। रेट निकालना आपको आता है, मैंने एक्चुअल ब्याज दे दिया। पीसी आपको मालूम है 1 लाख रुपए है, डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया। अब हम पार्ट 2 को समझना चाहते हैं। पार्ट 2 में दो चीजें हैं, एक है PC1 और एक है TP1, एक है PC1 और एक है TP1। ये TP1 क्या बला है? TP1 का मतलब है किसी भी वर्ष में, TP का मतलब पहले समझ लीजिए, TP का मतलब समझ लीजिए।
टीपी यानी टैक्सेबल परक्विजिट्स अंडर 1727 ए। टीपी का मतलब है टैक्सेबल परक्विजिट्स अंडर 1727 ए। टीपी मतलब किसी भी वर्ष में, मान लीजिए 2021 बोल रहे हैं तो 2021 में 17 to 7A में कितना टैक्सेबल हुआ, यानी पार्ट ए पार्ट बी दोनों मिलाकर। ये पार्ट ए पार्ट बी मैंने नाम दिया है, बाइफरकेट किया है ताकि आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ आए। जैसे 2021 में पार्ट ए आएगा पार्ट बी नहीं आएगा, तो अगर मैं पार्ट बी 0 आ गया, अब मैं जानना चाहता हूं 2021 में टीपी कितना बना। टीपी तो टीपी बना हमारा अभी हमने निकाला था ना 4000, कहां निकाला था ये पार्ट बी तो 0 आ गया ना, नील। पार्ट बी आएगा नहीं इसमें, 2021 में नहीं आएगा। तो ये 4077 रुपए 4077 इज द टीपी फॉर प्रीवियस ईयर 2021। अब प्रीवियस ईयर 2021 ऑनवर्ड्स आप किसी भी वर्ष के लिए निकाल रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 22-23 के लिए निकाल रहे हो, मान लो आप 22-23 में खड़े हो, यहां पर आप खड़े हो मान लो, तो यहां पर पार्ट बी जब निकालोगे आप 17 to 7A का जो पार्ट ए मैंने बोला अलग हो गया, पार्ट बी जब निकालोगे तो इसका मतलब होगा कि अब तक जितने भी वर्षों का टीपी बना है उसका एग्रीगेट, उसे नाम दिया इन्होंने टीपी1। टीपी1 का मतलब हुआ, आंसर में देखिए यहां देखिएगा, टीपी1 का उन्होंने मतलब दिया है कि 17 to 7A में जो परक्विजिट्स बना 2020 ऑनवर्ड्स करंट ईयर को छोड़कर, मैं अगर 22-23 का निकाल रहा हूं तो 22-23 को छोड़ दीजिए, उसके पहले 20-21, 21-22, 20-21 और 21-22 में जो 1727A बना उनका एग्रीगेट इज कॉल्ड टीपी1। और उसके बाद उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया पीसी1। पीसी1 कहते हैं 1727, इनको भी इतना नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए था 1727, बोलना तो वही चाह रहा है ना 17 to 7। तो 17 to 7 अब तक जो बना, सिंपल भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं जरा सुनना। अगर मैं 22-23 में चल रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पीसी1 प्लस टीपी1, और इसको मैं आर से गुना कर दूं तो ये हमारा पार्ट बी आ जाएगा। पीसी1 का मतलब है अब तक का, अब तक का मतलब है 22-23 वाले ईयर को छोड़कर, अब तक 1727A कितना हुआ। और टीपी1 का मतलब है, ये लिया ना मैंने, गलत तो नहीं लिया, टीपी1 नहीं, टीपी1 में आएगा, ये मुझे लग गया, ये टीपी1 हो गया। और पीसी1 का मतलब हुआ अब तक जो 1727 है 20-21 को छोड़कर। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, समराइज कर रहा हूं मैं, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं सर कि किसी भी ईयर में 17 to 7 तो टैक्सेबल है ही। अब 17 to 7A जो टैक्सेबल होगा उसे हम दो हिस्सों में लाएंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में हम क्या करेंगे, करंट ईयर में जो 1727 है उसके ऊपर की इनकम, उसके ऊपर का ब्याज। और पार्ट बी कैसे लाएंगे, 2020 के बाद करंट ईयर से पहले तक जितने भी वर्ष गुजरे उन सभी वर्षों में जो 1727 में टैक्सेबल हुआ प्लस जो 1727A में टैक्सेबल हुआ, उनका जोड़, उसके ऊपर ब्याज। तो क्या हम इसे और समराइज कर सकते हैं? देखिए आप तो पॉज करके, मैंने जहां जहां जो भी लिखा है आप ये चार्ट बना भी सकते हो, मैं चार्ट आपको वैसे भी दिखा रहा हूं, और जहां जहां आपको लगता है पॉज कीजिए, जो मैं लिखता जा रहा हूं अब आप लिख भी सकते हो। मैं इसे समराइज कर रहा हूं, सर ये इसका क्या हुआ, ये जो अमाउंट आपने डाला, ये सिर्फ समझाने के लिए कि आप समझ पाओ। अब फिर से आप चाहोगे तो 20, 21, 22 का निकालना पड़ेगा, फिर मुझे 22-23 का एक अजम्पशन लेना पड़ेगा, तब 22-23 का निकालना पड़ेगा। अब आपके पास एक समरी नोट्स है कि किसी भी वर्ष में मान लेते हैं कि
मैं जानना चाहता हूं प्रीवियस ईयर 23-24 में टैक्सेबल कैसे होगा। तो एक तो 1727 को डिस्कस कर लें, बार बार मैं इसे साथ में लेकर चल रहा हूं क्योंकि रेफरेंस है। ये क्या कहेगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर पीवाई 23-24 in excess of rupees 7,50,000 in specified fund। क्या है स्पेसिफाइड फंड? आरपीएफ, एनपीएस और सुपरएनुएशन फंड अप्रूव्ड। अब आइए 17-7A जिसके ऊपर इतनी चर्चा चल रही थी, इसको हमने दो हिस्सों में बांटा है। एक तो पार्ट ए जिसका मतलब होगा पीसी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई आर। ठीक है, पीसी का क्या मतलब हुआ? प्रीवियस ईयर कौन सा ले रहे हैं हम? 23-24 ले रहे हैं। 23-24 का 1727 मैंने और सिंप्लीफाइड कर दिया। प्रीवियस ईयर 23-24 में जो 1727 है वो पीसी है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई आर। प्लस आपको करना है पार्ट बी। पार्ट बी कैसे करना है? PC1 प्लस TP1, PC1 प्लस TP1 डिवाइडेड बाई, नहीं इसमें डिवाइड नहीं करना, ये तो हो गया, दोनों प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई आर। PC1 का मतलब है 1727 में टैक्सेबल अमाउंट प्रीवियस ईयर 20-21, 21-22, 22-23, मैं ले रहा हूं 23-24, तो मैं 3 वर्षों में जितना टैक्सेबल हुआ वो सब लूंगा। टीपी का मतलब होगा 17-7A में टैक्सेबल अमाउंट प्रीवियस ईयर 20-21, 21-22 और 22-23। मुझे लगता है अब आप समराइज कर पाए होंगे। आर कैसे निकालना है भाई? किसी भी ईयर का आर निकालना चाहते हो, किसी भी वर्ष का आर निकालना चाहते हो तो आपको बस ओपनिंग लेना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन ले लीजिए, साथ में उस साल का जितना ब्याज है वो ले लीजिए, क्लोजिंग आ जाएगा। ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, और इसे आप डिनोमिनेटर में रखिए, न्यूमरेटर में रखिए, जो ऊपर इनकम आई मल्टीप्लाई 100 तो आर आएगा, नहीं 100 करेंगे फ्रैक्शन में आएगा, बात एक ही है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि इन दोनों का जो सम है इसको इन्होंने टीपी का नाम दिया है, यानी कि जो 17,277A है इसे इन्होंने टैक्सेबल परक्विजिट शब्द का प्रयोग किया है। टैक्सेबल परक्विजिट्स मतलब पार्ट ए प्लस पार्ट बी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। ये था सैलरी को लेकर स्टैट्यूटरी अपडेट, जो 20 देखिए 2021 दिसंबर के एग्जाम के लिए तो है इंपॉर्टेंट, इसके आगे के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम एक और चीज, मैंने कहा आज डिस्कस कर लूंगा, इससे क्या होगा कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट, CA इंटरमीडिएट के स्टूडेंट, CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट, यहां तक के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर फाइनल वाला जो लेवल है ना उसको हम अलग वीडियो के साथ लेकर आएंगे, और फाइनल वाला तो आपने भी करा ही होगा इसके साथ स्टैट्यूटरी अपडेट, फिर भी एक दो छोटे छोटे चेंजेस है वो देख लेंगे। ये क्या है? ये बहुत छोटा सा अपडेट है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना होता है, आप जानते हो, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना होता है, ये आप जानते हो। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जैसे इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हो,
उसमें अगर कुछ कमी आ जाती है तो आप उसका रिवीजन कर सकते हो, दैट कैन बी रिवाइज्ड। टाइम लिमिट है, रिवीजन का टाइम लिमिट है, ITR आप रिवाइज कर सकते हो। सिमिलरली अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी आप रिवाइज कर सकते हो, लेकिन बस इतना ही पढ़ के जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आप रिवाइज कर सकते हो किस शर्त पर और कब तक, ये दो बात जरूरी है जानना। किस शर्त पर आप रिवाइज कर सकते हो, तो यहां शर्त लिखी हुई है, देखिए शर्त क्या है। शर्त यह है कि जो आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल की है, जो आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल की है, उस फाइलिंग के बाद, उस फाइलिंग के बाद, एक्चुअल जो आपने फाइल किया है उसके बाद कोई ऐसा पेमेंट हुआ है जो सेक्शन 40 या 43B के डिसअलावेंस को दोबारा से कंप्यूट करने पर मजबूर कर दे। जैसे सेक्शन 40 स्मॉल a में बताया गया है, अगर आपने TDS नहीं जमा कराया काट के तो खर्चा हम डिसअलाउड कर देंगे, लेकिन TDS अगर आप जमा कर देते हैं रिटर्न तक तो फिर हम उस खर्चे को अलाउड भी कर देंगे। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद ये पेमेंट किया और इस पेमेंट से आपका अलावेंस हो जाता है, यानी डिसअलावेंस पर इंपैक्ट आता है, उसे दोबारा कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। रिकैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ जाए यदि 40 और 43B के वजह से, सिर्फ इन कारणों से, तभी आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज कर सकते हो। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आप रिवाइज कर सकते हो अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करने के बाद, ऑडिट रिपोर्ट फर्निश्ड करने के बाद कोई ऐसा भुगतान किया है जिस भुगतान के वजह से 40 और 43B में से किसी भी सेक्शन के डिसअलावेंस को दोबारा से कैलकुलेट करने, दोबारा से कंप्यूट करने की आवश्यकता पड़ सकती है, तब आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज कर सकते हो। दूसरी बात, पहली बात रिवाइज किस शर्त पर करना है, और दूसरी बात कब तक रिवाइज कर सकते हो आप, तो जो रेलिवेंट AY है उसके एंड तक आप रिवाइज कर सकते हो। ये था ऐसा अपडेट जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए भी और फाइनल के स्टूडेंट के लिए भी। भाई ये तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे वो फाइनल वाला करेंगे। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए। गुड लक फॉर योर एग्जाम।